ओके जी। 2023 का फेब मार्च पेपर 2 क्वेश्चन 1 में कहता है कि फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है, किसी भी एलिमेंट की पावर है, या किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर आगे क्या कहता है? ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16, दोनों सेम ग्रुप में है, ग्रुप 6 में है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियसली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको डिफरेंस बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि यार ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ये आपके पास आ गया फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास आ गया सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी। अब मेरे पास सल्फर भी है, ये मैंने सल्फर का भी बनाया। पहले शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल, दिस इज तीसरा शेल, दूसरे में 8, तीसरे में 6। ओके हो गया बेटा। मैंने इनके सामने लाके इलेक्ट्रॉन को खड़ा कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? इसकी तरफ या फिर इसकी तरफ? ये दो पॉसिबिलिटी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का अगर आप डिस्टेंस देखो तो कम है, लेस डिस्टेंस। जबकि इसका और इसका डिस्टेंस देखो तो मोर डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर देखने में तो सेम नजर आ रहा है यार। बेटा ये जो एक एक्स्ट्रा शेल आ गया ना, इसने गन मचा दी, इसकी वजह से न्यूक्लियस दूर हो गया। बेटा जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस दूर होगा तो अट्रैक्शन तो कम होनी है ना यार, क्या कहते हैं? जब न्यूक्लियस दूर हो गया तो अट्रैक्शन तो कम होनी है, नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। तो हमने क्या कहना है कि ऑक्सीजन के पास 2 शेल्स हैं, सल्फर के पास 3 शेल्स हैं। ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है, सल्फर का साइज लार्जर है। ऑक्सीजन की अट्रैक्शन ग्रेटर है, सल्फर की अट्रैक्शन वीकर है। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर इतनी आसानी से, इतनी मजबूती से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पकड़ेगा जितनी मजबूती से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है। ओके सर, डू वी राइट एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन जस्ट न्यूक्लियर चार्ज? बेटा जस्ट न्यूक्लियर चार्ज, जस्ट न्यूक्लियर चार्ज वी आर सपोज टू राइट जस्ट न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो ऑक्सीजन का ज्यादा है ड्यू टू इट्स लेसर एटॉमिक साइज। ओके, आइए जरा आगे क्वेश्चन पर। कहता है LiH, क्या कहता है? LiH is an ionic compound. Draw a dot and cross diagram of LiH. Lithium hydride. Lithium hydride, you know this is an ionic compound, और ionic compound की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपको ओवरलैपिंग करवानी नहीं होती, लाइक इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने होते। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ना बेटा। आयोनिक में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयोनिक कंपाउंड में तो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही है, तो आप इसका डॉट एंड क्रॉस बनाओ। भाई मेरे, लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? 3। शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्योंकि लिथियम इज अ मेटल, तो लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो कितने बचे लिथियम के पास? आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये लो, सर ने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए लिथियम के।
दिस इज टू इलेक्ट्रॉन. ओके, टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज है. अब जाहिर है तुम पूछोगे सर हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने हैं, मैं बोलूंगा वन. आप बोलोगे क्यों, मैं कहूंगा हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर वन है. तो सर इसको तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाइड्रोजन तो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है. तो लिथियम ने दे दिया ना यार इसको अपना एक और इलेक्ट्रॉन. लिथियम ने दे दिया ना मेरे भाई. तो जब लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए. दो इलेक्ट्रॉन हो गए. और चार्ज कौन सा आया? चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव चार्ज आया. सिंपल. दिस इज अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर लिथियम हाइड्राइड. मतलब वो ट्रांसफर नहीं दिखाना कि यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब स्टेप्स नहीं बढ़ाने बेटा. दैट्स इनफ. राइट, ओके. लेकिन सेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. सो लिथियम इज अ मेटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है. ओके. Suggest the shape of a molecule of H2S. शेप्स बतानी है. शेप बतानी है आपको. आइए जरा देखते हैं क्या सीन है इसमें. H2S का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे नॉन लीनियर, देखते हैं. H2S का जब आप बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है. कुछ ऐसा होता है. और अगर आपको याद हो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ ऐसा ही होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ ऐसा होता था. लेकिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर था. इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर्स वगैरह नहीं है. लोन पेयर ना होने का मतलब ये है कि इसको रिपेल नहीं कर रहे. जब ये इसको रिपेल करता है ना तो ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है. तो अभी तभी तो हम इसको कहते हैं नॉन लीनियर. लेकिन अभी ये लीनियर है. लेकिन बेटा सल्फर के पास तो लोन पेयर आ गए हैं. सो इन दिस केस H2S में दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं. ओके, टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स. और हम आपको क्या कहते थे? अगर आपको याद हो, हम आपको कहते थे कि यार ये याद कर लो तुम, वो जो टेबल बना हुआ था ना, कौन सा वाला? कौन सा वाला टेबल बेटा? ये वाला टेबल. केमिकल बॉन्डिंग में वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी वाला टेबल था, जिसमें इतने बॉन्ड पेयर हैं, इतने लोन पेयर हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये शेप होगी, ये होगी, वो होगी. तो वो तुम्हें याद करना है. बात समझ रहे हो? तो वहीं से अगर आप रेफरेंस ले लो, तो बेटा टू बॉन्ड पेयर्स और टू लोन पेयर्स के साथ जो शेप बनती है ना, वो नॉन लीनियर बनती है. क्या बनती है? नॉन लीनियर बनती है. कैसे? कैसे? आफ्टर द रिपल्जन बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा. मैं आपको करके दिखाता हूँ. बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस. और बेटा ये जो है ना, ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा. ओके जी. क्योंकि बेटा रिपल्जन हो रही है ना यार, रिपल्जन हो रही है ना. तो कंपाउंड वो स्टेबल होता है जिसमें मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम अट्रैक्शन हो. अब ऐसा कंपाउंड तुमने बना लिया जिसमें रिपल्जन इतनी ज्यादा हो रही है, पता लग रहा है बना बनते के साथ ही टूट गया, तो फायदा ही क्या हुआ आपके बनाने का? ओके. Write an equation that represents the first ionization energy of hydrogen. So ionization means removal of electron. Exactly, Khadija is good. Ionization means removal of electron. So when hydrogen gas is going to remove its outer electron and is going to form H positive gas. This is the ionization energy for hydrogen, right? अगर कोई मुझे बच्चा कहे सर यार आपने यहाँ इसको यूं क्यों नहीं लिखा सर, सर यूं क्यों नहीं लिखा इसे आपने, तो फिर हम आपको कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड
फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। एटम, गैस तो है लेकिन एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। दिस इज अ मॉलिक्यूल। वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ अ मॉलिक्यूल। वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ अ मॉलिक्यूल। रिमेंबर, we always remove electron from the outer shell of an atom. Of an atom, remember this is very important. Okay, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, हमेशा हम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करते हैं। आगे आइएगा जरा। Explain why there is no information given in the table 1.1 for the second ionization energy of hydrogen. हाइड्रोजन, ओके। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि बेटा हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के तो आउटर शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के तो आउटर शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। जब है ही इलेक्ट्रॉन, तो वो रिमूव करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? कॉमन सेंस की बात है ना, जब है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो रिमूव करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आएगा? तो इसलिए अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? तो हम लिखेंगे बेटा कि हाइड्रोजन हैज हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। ओके, है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो रिमूव कैसे करेगा? गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2 प्लस। वैसे सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 है। 16 में से दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो टोटल कितने रह गए? 14 रह गए। ओके, 2 प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो 14 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। 1s2 स्कूल स्कूल, 2p6 पब्लिक स्कूल, 2p6 3s2 3p2। यस खदीजा, गुड। कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्लस मीन्स loss of two electrons. CO2 and SO2 are acidic gases. Write an equation for the reaction of SO2 and H2O. इक्वेशन लिखनी है भाई आपको, और दोनों एसिडिक गैसेज हैं। कहिए जी, SO2 and CO2। तो when CO2 is going to react with SO2, तो होगा क्या? भाई होगा क्या? क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? सॉरी, H2O के साथ हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। सीओ SO2 का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ हो रहा है। तो बेटा ऐसी सूरत में अगर कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना मेरे बच्चे, तो आप इसको क्या करना, कंबाइन कर दो जस्ट। H2SO3, ये एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, टोटल तीन ऑक्सीजन, टोटल तीन ऑक्सीजन, एक सल्फर, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। ओके, हाँ जी ऐसा ही है। H2SO4 नहीं बनेगा खदीजा, H2SO3 बनेगा, एक और ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं। H2SO3 बनता है। ओके, H2SO4 नहीं बनता। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद NaOH। चलो भाई, ये मैंने करवाया NaOH से। अब मसला ये है कि ये आपका एसिडिक है और ये आपका क्या है? एल्कली। जब भी एसिड एल्कली से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर फ्रॉम ओ लेवल्स। फ्रॉम द प्रीवियस वन, when acid reacts with alkali, it's going to produce salt and water. तो चलो मैंने आसानी के लिए पहले वाटर बना लिया। अब वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियसली वो इन दोनों में से ही रिमूव हुआ होगा। इसका OH चला गया होगा, उसका चला गया होगा H। कुछ इस तरह से हुआ है कि H2O बन गया, यानी ये पूरा। ओके, फिर हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। तो प्रोडक्ट बनती है Na2SO3। Na2SO3
फिर हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे Na2 है तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। हर चीज बैलेंस हो गई, देखो हर चीज बैलेंस हो गई। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO2 विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन CO2 इज एसिडिक, since MgOH2 contains OH, so this is an alkali, बेस कह लो इसे आप। अब इसे क्या कह लो, बेस कह लो। एल्कली वाटर में सॉल्यूबल होता है, जबकि बेस वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अगेन एसिड बेस रिएक्शन। तो आंख बंद करके पहले CO2, फिर MgOH2, going to give water and MgCO3। बैलेंस करने की इक्वेशन को आई थिंक सो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर। इजी कॉन्सेप्ट है। आइए जरा ओवरऑल डायपोल मोमेंट। ओवरऑल डायपोल मोमेंट कंप्लीट टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव। बेटा स्ट्रेट सिंबल पूछा नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है, पूछेगा तो लगा देना, ओके। पूछेगा तो लगा देना, अदरवाइज नहीं लगाना। बंद करना, बंद कर दो। ओके, डायपोल मोमेंट। अच्छा, आयनाइजेशन की इक्वेशन में लगाना जरूरी है, क्योंकि ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। तो टेक्निकल बात है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो डायपोल मोमेंट है ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जो डायपोल मोमेंट है ना, वो जीरो होता है। ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। उसकी वजह बताऊं, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये स्टैटिक है। इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक चेयर है, एक तरफ से एक बंदा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा बंदा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एज अ रिजल्ट चेयर कहीं भी मूव नहीं करेगी, स्टैटिक रहेगी। ये मॉलिक्यूल भी इसी तरह से होते हैं। ये बिल्कुल सिमेट्री बन रही है ना, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ओवरऑल कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। जबकि जो SO2 है आपके पास, बेटा SO2 के S के पास लोन पेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इसका बिल्कुल ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, बेंट शेप बनेगा इसका, ये बेंट है। ये क्या है, बेंट है। और बेंट चीजें कैंसिल आउट नहीं होती हैं। बात समझ रहे हो, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। सही है। तो ये कैंसिल आउट थोड़ी हो रहा है, चलो मैंने कहा यार ये इसने इसको पुल किया, इसने इसको पुल किया, तो बेटा ये ऑक्सीजन तो तुम्हारे कंपाउंड को अनसिमेट्रिकल बना रहे हैं। तो इसमें कुछ अनसिमेट्री आ रही है। इसका डायपोल मोमेंट बनेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह से CS2, कार्बन के पास अगेन कोई लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल बीच में है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा, जीरो होगा। और इसमें COS, ये डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट एटम है, तो सिमेट्री तो बन ही नहीं रही है। इसका डायपोल मोमेंट होगा। कितना होगा वो नहीं पूछ रहा तुमसे, बस होगा। कितना होगा वो नहीं पूछ रहा। ओके, कितना होगा वो नहीं पूछ रहा, बस है। तो इजी क्वेश्चन है। ओके, आइए जरा, बताइए जरा ये क्वेश्चन पार्ट 2। आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आई एम गिविंग यू, फास्ट। शाबाश। ओके जी, तो गुड, हमना एंड फैसल। देखो इसमें हमने क्या किया बेटा, PV इक्वल्स NRT, N equals mass over MR, RT. This is PV. I have to find out MR. Mass is given to you. R is 8.31. Temperature
दिया भाई आपको 150 डिग्री सेल्सियस। जरा केल्विन में चेंज करना बेटा, क्या आंसर आ रहा है 150 डिग्री सेल्सियस को? क्या कहते हो? 150 प्लस 273, 423। गुड। पीवी, प्रेशर। प्रेशर इज इन मीटर क्यूब होना चाहिए, इन्होंने सीएम क्यूब दिया है। मीटर क्यूब में चला गया। वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इन्होंने। फिर प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 103 किलो पास्कल। प्रेशर शुड बी इन पास्कल। तो किलो को हटा दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब आपने इसको सॉल्व किया ना बेटा, तो पता है क्या आंसर आया? ये आया। जब ये आ गया तो अपने उसको कंपाउंड से मैच करवा कर देखो, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर जरूर होगा। तो दिस इज CS2। दिस इज CS2, यानी इसमें से देख के बता। ओके, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। CS2 का निकाल लो, MR यही आ रहा होगा। देखो जरा, CS2 का MR यही आ रहा होगा। तो ये है बेटा। आगे आइए जरा। The group 2 elements magnesium to barium are all silvery white reactive metals. Draw a label diagram to show the bonding and structure of the group 2 metals at a room temperature. बेटा, कितना खुले अल्फाज में इसने तुम्हें कहा है। मैग्नीशियम बेरियम, बेटा ये तो मेटल है सारे। इसमें कुछ ऐसी। ये इलेक्ट्रॉन है। और बिल्कुल ऐसी लेयर कई सारी होती हैं। कुछ ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉन बीच में इस तरह आ रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। Opposite charges attract each other. So this is your cation. C of delocalized electrons। यही करते थे आप लोग। ओके जी। आइए जरा आगे। Explain why magnesium has a higher electrical conductivity than sodium। क्यों है भाई मैग्नीशियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा और सोडियम की कंडक्टिविटी कम? क्या वजह हो सकती है बेटा, क्या कहते हो? हाँ भाई, क्या कह सकते हो? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी ज्यादा है? लाइक मैग्नीशियम इज अ गुड कंडक्टर एंड सोडियम इज अ बैड कंडक्टर। नो, फैसल कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नो बेटा, कंडक्टिविटी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। कंडक्टिविटी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। तो मैग्नीशियम का ग्रुप 2 में है। मैग्नीशियम किसमें है? ग्रुप 2 में है। तो मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 का मेंबर है ना ये ग्रुप 2 का मेंबर है। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। जब लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है। इसका जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसके मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में वो ज्यादा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना। जब ज्यादा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। ओके जी, मैग्नीशियम हैज मोर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोल्ड वाटर इज H2O लिक्विड।
cold water is H2O liquid and always hydroxide is going to form. और अगर गर्म पानी होता तो ऑक्साइड is going to form. Exactly, Faisal. And also hydrogen gas is produced. And also hydrogen gas is produced, right? Okay. आइए जरा क्या कहता है, identify a single reagent that can be used. क्या कहते हो, जरा पढ़िएगा इस सवाल को बेटा. that can be that can be used to distinguish separate samples of dilute nitrate and barium nitrate. Magnesium nitrate and barium nitrate. भाई मैं ऐसी कौन सी चीज डालूं इन दोनों के अंदर कि मुझे पता लग जाए कि ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है और ये बेरियम नाइट्रेट है ना भाई. तो क्या मैं चीज ऐड करूं इसके अंदर, क्या ऑब्जर्व होगा मुझे. तो आप एक काम करें, आप इसमें ना कोई भी सल्फेट डाल दें. आप इसमें क्या करें, कोई भी सल्फेट डाल दें. चलो बेरियम सल्फेट, सॉरी, अपना H2SO4 डाल दो, सल्फेट डाल दो. उसकी वजह पता है क्यों क्यों कहता हूं ऐसा. देखो बेटा, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है. आपके पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है इस तरह की. गौर से समझिएगा जरा इस चीज को. आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है कुछ इस तरह की. ओके. और इसके अंदर आपका सैंपल है. सैंपल में आपके पास दो चीजें हैं. एक आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है और एज इट इज आपके पास एक और सैंपल है. उसमें आपके पास क्या है, बेरियम नाइट्रेट है. उसके पास उसमें आपके पास क्या है, बैरियम नाइट्रेट लाइक दिस. ओके. अब आपने क्या किया, आपने क्या किया इन दोनों में आपने क्या किया इन दोनों में H2SO4 ऐड कर दिया. इसमें भी H2SO4, इसमें भी H2SO4, है ना. फॉर सिंप्लिसिटी दोनों में सेम चीज. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप H2SO4 ऐड करोगे उसमें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट पता है क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा. और बैरियम नाइट्रेट पता है क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा. और बैरियम सल्फेट तो वाइट पीपीटी होती है. बैरियम सल्फेट की तो वाइट पीपीटी होती है ना भाई. ग्रुप 2 में क्या है यार, ये देखो, बी मग का सर बड़ा, ये ग्रुप 2 है ना. तो बेरियम का जो सल्फेट है वो इनसॉल्यूबल है. डाउन द ग्रुप सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. मैग्नीशियम सल्फेट ऊपर है, सोल्यूबल है. कुछ नहीं नजर आएगा, कुछ नहीं नजर आएगा तुम लोगों को. तो जब बेरियम सल्फेट बनेगा ना, तो क्या होगा, वाइट पीपीटी इज प्रोड्यूस. और तुम पहचान लोगे, अच्छा ये है बैरियम नाइट्रेट वाला बीकर, ये है बैरियम नाइट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब. तो सिंपली आपको ये लिखना है, इसमें रिएजेंट आप इसमें ऐड कर दें H2SO4. ओके. ओके. बैरियम सल्फेट बैरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस विच इज insoluble, विच इज insoluble. ओके जी, विच इज insoluble. और मैग्नीशियम सल्फेट भी बनेगा लेकिन वो सोल्यूबल होगा. तो आपको बैरियम सल्फेट की वाइट पीपीटी नजर आ जाए. पीपीटी का इटसेल्फ मतलब क्या होता है, पीपीटी का इटसेल्फ मतलब ही क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. ओके जी, आगे चलें. डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन SRI2 reacts with concentrated sulfuric acid. स्ट्रोंशियम आयोडाइड, स्ट्रोंशियम आयोडाइड यानी कि SRI2 going to react with sulfuric acid, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड. ओके. तो अब आपको यहाँ क्या क्या चीजें नजर आनी चाहिए, समझा दूं. बेसिकली ये रीडॉक्स रिएक्शन है. अगर हम इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं ना, तो बेटा कुछ सीन ये हो रहा होता है इसमें कि आपका जो
सल्फ्यूरिक एसिड है, जब वो रिएक्ट करेगा I माइनस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो I2 बनता था, H2S बनती थी, और H2O बनता है। ये इक्वेशन है, ये हैलाइड आयन के रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसमें ये जो चीजें बनी है, आप जाहिर सी बात है इनकी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन भी होंगी, क्या कहते हो? तो H2S, रॉटन एग स्मेल आपको नजर इसकी वो होगी, रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल आएगी आपको। ओके। ओके। और और क्या कहते हो, आयोडीन, आयोडीन का डार्क ग्रे सॉलिड आपको नजर आएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये लिखना है बेटा आपको। तो रिएक्शन बहुत अच्छा हाथ साफ होना चाहिए तुम लोगों का। क्या बनेगा, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस, इसके रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। यानी पूरे इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं। यानी आपको मेमोराइज तो हर सूरत करना है बेटा। मतलब कि मैं समझ, यानी कि बच्चा कहता है सर कॉन्सेप्ट भी तो होगा ना, बिल्कुल है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैंने आपको बता दिया यार ये रीडॉक्स है, आप इसको चेक कर लो यार ये रीडॉक्स है या नहीं है। एक छोटी सी चेकिंग अगर मैं आपको बताऊं इसकी, अगर इसकी छोटी सी चेकिंग में आपको बताऊं, स्क्रीन आ जाएगी, वो ये कि बेटा रिएक्टेंट साइड पर आपके पास I माइनस है, और प्रोडक्ट साइड पर आपके पास I2 है। देखिएगा जरा, स्क्रीन आ रही है दोबारा आपके पास। रिएक्टेंट साइड पर आपके पास I माइनस है, प्रोडक्ट साइड पर आपके पास I2 है। तो यार -1 से 0 पे चला गया ना, तो ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो पक्की बात है कि रिडक्शन भी हो रही होगी। सल्फर का देख लो, सल्फर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर सल्फर जो है वो -2 है, और जो यहाँ पर सल्फर है ना बेटा, पता है क्या है वो? +6 है, -2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यार ये कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि यार ये किस किस में चेंज होती हैं चीजें, तो मेमोराइजेशन प्लस कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलके आपकी केमिस्ट्री बनाएंगे। चलो जी नेक्स्ट, ये जरा ट्राई करिएगा बेटा। गिविंग यू ओनली 1 मिनट। कह रहा है कंपाउंड एक्स एन एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड, कहता है कि ये जो कंपाउंड एक्स है ना, कहता है कि ये जो आपका कंपाउंड एक्स है ना, ये जो आपका कंपाउंड एक्स है ना, ये ग्रुप 2 का मेटल का ब्रोमाइड है। यानी दिस इज MbR2, दिस इज MbR2, मेटल इज अननोन, मे बी मैग्नीशियम, मे बी कैल्शियम, मे बी स्ट्रोंशियम, मे बी बेरियम, राइट? ओके, is dissolved in water and titrated against aqueous silver nitrate, aqueous silver nitrate। तो जब ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, जाहिर सी बात है ये बनाएगा, इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए, क्या कहते हो? मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें, नोट करें, तो आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपको क्या करना है, ये मेटल को फाइंड आउट करना है कि ये कौन है। सिल्वर नाइट्रेट का डाटा इन्होंने तुम्हें दिया हुआ है, दैट इज दिस, दैट इज दिस। ओके, और 0.25 ग्राम ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, अननोन मेटल का मास भी दिया हुआ है आपको, देख रहे हो आप? यानी पूरा जो कंपाउंड है उसका मास भी आपको दिया हुआ है यार, क्या चाहते हो और तुम, बात समझ रहे हो? तो अब क्या करें? अब ये स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। अब हम कहाँ से स्टार्ट लें? ऑब्वियसली पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियस बात है कि पहले हम क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे। तो मोल फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करिए जरा, मोल ऑफ AgNO3 is equal to concentration times volume. Concentration is 0.0500, volume is 33.65 cm cube है,
डीएम क्यूब में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कराएंगे। आंसर बताइएगा जरा बेटा, क्या आ रहा है? शाबाश, फटाफट, जल्दी से, जल्दी यार, जल्दी करो भाई। जल्दी यार। 1.68, 10 raised to the power -3, ओके, मोल ऑफ AgNO3। बेटा दिस इज एक्स ना, बेटा दिस इज एक्स ना, है ना? मुझे तो एक्स के भी मोल चाहिए। बेटा मोल रेशो क्या बनता है? क्या बनता है मोल रेशो? आप कहेंगे सर 1:2। MbR2 का और AgNO3 का मोल रेशो इज 1:2। ओके, हमारे पास इसके मोल हैं, ये अननोन हो जाएगा, है ना भाई? x वुड बी इक्वल टू, कुछ ये डिवाइडेड बाई 2। आंसर बताइएगा, आप 2 से डिवाइड करवाने के बाद क्या आंसर आ रहा 8.4 एक्सपोनेंट, क्या कहते हो? 8.41 एक्सपोनेंट -4, ओके। ये मोल ऑफ एक्स आया है आपके पास, ये क्या आया है? मोल ऑफ एक्स आया है तुम्हारे पास। आपको देखो ना, मास भी दिया हुआ है, तो आप MR निकाल सकते हो ना यहाँ से। MR इज इक्वल टू, है ना भाई? MR इज इक्वल टू मास ओवर मोल। मास इज 0.250 divided by mole is this। इसका आंसर बताइएगा जरा बेटा, क्या आ रहा है? 297 ऑफ 297 आपके पास आ रहा है MR ऑफ एक्स, ओके। आपको टोटल का पता लग गया, बात समझ रहे हो? इस टोटल में से आप एक काम कीजिए जरा, BR को माइनस करें। यस, हम ना, गुड, दिस इज BaBr2 एग्जैक्टली। बेटा इसके दो तरीके हैं, अब आप एक्स की जगह मेटल को पुट कर करके देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, जिसका मैच कर जाए 297 के साथ, वही मेटल है। या तो फिर आप एक काम करें, इस 297 में से आप दो बी आर को माइनस कर दें, एक बी आर इज 79.9। तो जरा आंसर बताइएगा, इसका क्या आ रहा है बेटा? जरा आंसर बताइएगा, जरा आंसर बताइएगा इसका। 137 है। Yes, this is the metal having the MR is equal to 137.2. And when we saw from the periodic table, so that was barium. Hence, this was barium bromide। कैसा? ये है सवाल बेटा। So just a little effort will give you the long benefit। ये देखो जरा, ये हमने किया था बेटा उस दिन, देख रहे हो आप? हम जब ऑर्गेनिक के टॉपिकल्स कर रहे थे ना, ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद, तो मैंने ये पेपर करवाया था आप लोगों को। मैंने कहा था कि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एडिशन रिएक्शन क्या है? जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट बन रही होती है, ए और बी कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि एल्डिहाइड की पोजीशन यहाँ सेकंड नंबर पर है और यहाँ एल्डिहाइड की पोजीशन
फर्स्ट नंबर पर है, तो है ना यार ये पोजिशनल आइसोमर है ना, पोजीशन चेंज हो गई। फिर कहता है नेम ए, ए में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये तो ब्यूटानल है। अल 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 एल्डिहाइड इज अल 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 अल। ये क्वेश्चन हमने उस दिन छोड़ दिया था क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे थे सिर्फ। हमने ये मैकेनिज्म किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म हमने किया था। ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन विल नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होकर यहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाते हैं। अब ये लोन पेयर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर लाके अटैच कर लेगा इसे, फाइनली आपकी प्रोडक्ट ये बन गई आपके पास। सिंपल, वेरी सिंपल। फिर हमने कुछ टेस्ट वगैरह देखे थे, K2Cr2O7, ऑब्जर्वेशन विद बी। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी है भाई? ए एंड बी शो रिएक्शंस टाइपिकल ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। ये रबी आपको, इस बी को वो टेस्ट करवा रहा है इन चीजों के साथ। पहले उसने K2Cr2O7 डाला, फिर उसने टॉलेंस रिएजेंट डाला, फिर उसने ब्रोमीन डाला। तो कह रहा है टर्न्स ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन से मैंने देख के अंदाजा लगा लिया कि ये K2Cr2O7 होगा। फिर सिल्वर मिरर कह रहा है बनेगा, तो सिल्वर मिरर तो टॉलेंस रिएजेंट बनाता है एल्डिहाइड के साथ। फिर ब्रोमीन कह रहा है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, तो वो एल्कीन के केस में डीकलराइज हो जाएगा, लेकिन इसमें तो C डबल बॉन्ड C है ही नहीं है, तो एल्कीन है ही नहीं है, तो एल्डिहाइड है। नो रिएक्शन विद ब्रोमीन, है ना? फिर उसने इक्वेशन पूछी थी, हमने इक्वेशन बता दी थी। वीडियो ये अपलोडेड है तो आप लोग देख सकते हैं इसको दोबारा से ना। फिर हमने कायरल सेंटर इसमें निकाला था। कायरल सेंटर क्या होता है? वो कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। फिर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन देखा था, फिर एल्कीन देखा था, और ये सारा क्या था बेटा? ये ऑर्गेनिक का पोर्शन था सारा। बात समझ रहे हो? ये आपका हैसिस लॉ आ गया, फॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। एंड दिस इज द बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये फिर ऑर्गेनिक आ गई। तो ये वाला पोर्शन हम उस दिन कवर कर चुके हैं। इस पेपर को आप कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर ग्रुप पे पूछें, कंप्लीट करें इसे, एक एक क्वेश्चन को देखें अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो, तो आप उसको लाजमी डिस्कस करें मेरे साथ।